साथियों, स्वागत है आपका सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछले 10-15 दिनों से कई साथियों द्वारा निबंध में अच्छे अंक कैसे लाएं, इसकी रणनीति साझा करने और मॉडल निबंध उपलब्ध कराने और निबंध की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने की बात की जा रही है। कई साथियों ने इसकी डिमांड की है कि ये मॉडल निबंध उपलब्ध कराएं और निबंध की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें। तो इसके संबंध में आपको बताना चाहेंगे कि जो साथी बिल्कुल 100% आश्वस्त हैं कि उनका प्री नहीं रुकेगा, सिर्फ वही निबंध और हिंदी परंपरागत जो 100 अंक का होता है उसकी तैयारी को समय दें। और अगर आपका कभी पहले प्री रुका है या आपको बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि प्री में अच्छे अंक आएंगे या नहीं, या हमारा क्वालिफाई होगा या नहीं, तो अभी चूँकि समय बहुत कम बचा है और अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि हो सकता है प्री की तारीख ही आगे बढ़ जाए। उसके इसके लिए तो अलग बात है कि आप तब जो है मेंस के लिए 1 या 2 महीने का समय दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर यही तारीख रहती है 1 अगस्त को ही प्री होता है, तब आपको ये सलाह देना चाहेंगे, तब आप अधिक से अधिक प्री पर ही फोकस करिए। मुश्किल से अब हमें लग रहा है 50-55 दिन ही बचे हैं, तो प्री पर ही बार बार उनके सब जो टॉपिक हैं उनको रिवाइज करिए। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि आप प्री निकाल लेंगे आराम से, तो आपके लिए आगे की रणनीति हम बताते हैं कि निबंध और हिंदी जो 100 अंक है उसमें किस प्रकार से अच्छे अंक लाते हैं। फिर भी जो साथी इस प्रकार का सोच रहे हैं कि पहले हिंदी और निबंध तैयार कर लें, उनके लिए कहेंगे कि अंत में 10-15 दिन जब बचा हो परीक्षा का, प्रारंभिक परीक्षा का, तो आप प्री पर फोकस करें, अपने क्वेश्चन रिवाइज करें। कहीं ऐसा धोखा ना हो जाए, बाई चांस 1% भी उम्मीद ना हो, ऐसा ना हो कि आप मेंस की तैयारी करते रहें और प्री में अच्छे रिवीजन के कारण आपका प्री क्वालिफाई ना हो। तो सबसे पहले आज का विषय हमारा है कि अच्छा निबंध कैसे लिखें, आरओ में 85+ अंक कैसे लाएं। मैंने जैसा कि कल आपको अंक पत्र दिखाया था अपना, समीक्षा अधिकारी 2017 की मुख्य परीक्षा में मुझे निबंध में 80 अंक मिले थे और जो हिंदी परंपरागत विषय होता है उसमें मुझे 70 अंक मिले थे। और जो समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा हुई थी, ये मेरी जो हिंदी का पेपर था और निबंध का पेपर था, दोनों पिछली बार से अच्छे हुए थे और मुझे उम्मीद है कि मुझे इसमें हिंदी वाले में 75 अंक और निबंध में 85 अंक तक मिले होंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बार नज़र डाल लेते हैं। प्रारंभिक को तो आपको पता ही होगा कि 140 अंक का जीएस का प्रश्न पत्र होता है और 60 अंक का हिंदी का प्रश्न पत्र होता है, जिसमें 6 जो हैं टॉपिक होते हैं हिंदी में 10-10 अंक के। इसमें नकारात्मक अंकन है, ऑब्जेक्टिव जितना भी है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और कई साथी हैं जिनको ये नहीं पता है प्री के मार्क्स जुड़ते हैं या नहीं, जो नए साथी हैं उनको नहीं पता है, तो आपको बता दें आपके प्री के अंक वो मेंस में नहीं जुड़ेंगे और साथ ही मेंस के बाद कोई भी इंटरव्यू नहीं है। कई साथियों ने कमेंट किया कि सर क्या मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, तो आपको बता दें समीक्षा अधिकारी परीक्षा में मेंस ही अंतिम परीक्षा है, यहीं से आपका अंतिम चयन हो जाता है। अब देखते हैं मुख्य परीक्षा में नज़र डालते हैं। इसमें एक पेपर होता है जीएस का जो पेपर होता है वो एज इट इज होता है। कहाँ गया ये देखिए यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन जीएस जो होगा 120 अंक का होता है। ये अंतर है थोड़ा, वहाँ जीएस प्री में 140 अंक का होता है और यहाँ पर 120 अंक का। यहाँ पे हिंदी का जो प्रश्न पत्र है वो 60 अंक का ही होता है। यहाँ पर नीचे दिया गया है, पहले हिंदी का परंपरागत जो प्रश्न पत्र है उस पर बात कर लें हम। ये यहाँ पर लिखा है इसके लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है। ये टॉपिक है, यहाँ पर इनकी व्याख्या हम एक वीडियो में कर चुके हैं, आपको अच्छे से बताया है कि किसको कहाँ से पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। इसके संबंध में और विस्तृत तरीके से आपको एक इसकी पूरी जानकारी एक नए वीडियो के माध्यम से आपको देंगे हम। तो हिंदी का पेपर जो है 100 अंक का होता है परंपरागत। ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है और इसमें जो है लोगों को 60 से लेकर और 70 तक अंक मिलते रहते हैं। किसी को 60 मिल जाता है, किसी को 70 मिल जाता है। वो आपकी लेखन शैली, आपके कंटेंट पे, आपके सुलेख पे, अच्छा लेख होगा उस पर, या फिर आपने कितने अच्छे से प्रेजेंट किया, इन सब चीज़ों पे मैटर करता है। आपने पत्र कैसे लिखे या पत्र की जो डिमांड थी वो आपने फुलफ़िल की कि नहीं, उसमें प्रारूप पूछा जा रहा था और आपने उदाहरण तो नहीं लिख दिया, या उसमें उदाहरण पूछा जा रहा था आपने सिर्फ प्रारूप लिख के ही छोड़ दिया, तो ये सब चीज़ मैटर करती है आपके अंक घटाने और बढ़ाने में। इसके बाद जो 60 अंक का सी के बाद आधे घंटे का पेपर होता है, बताया था मैंने, को टोटल 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का परंपरागत वाला और 30 मिनट का ये वाला। इसके बाद आते हैं अपने मुख्य विषय पर, जो आज का हमारा टॉपिक है हिंदी निबंध। ये अगले दिन पेपर होता है, एक दिन में तीन पेपर हो जाते हैं वो। उसके अगले दिन 2 घंटे का पेपर जो होता है निबंध का होता है। इसमें कुल 3 टॉपिक हैं, 3 खंड कह सकते हैं आप, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों खंडों में 3-3 टॉपिक दिए गए हैं। देखिए मैंने आपको ये लाइन खींच दी है। साहित्य और संस्कृति ये पहला टॉपिक है, पहले खंड का। सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र।
ये एक प्रश्न पत्र एक जो निबंध है वो 40 अंक का होता है। कुल प्रश्न पत्र जो है 120 अंक का है और शब्द सीमा कितनी है 600 अंक की। आपको तीनों खंडों से, खंड 1, खंड 2, खंड 3, इन तीनों से एक एक निबंध उठा के लिखना है। ये नहीं करना है कि किसी भी खंड से 2 उठा लिए या किसी से तीनों उठा लिए, ये नहीं करना है। हर खंड से एक एक ही निबंध उठाना है। कुल शब्द सीमा 600 अंक है, प्रत्येक 40 अंक का, अर्थात कुल 120 अंक का हो गया। दूसरे खंड में हमारे टॉपिक हैं विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार। तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा खंड है, उसमें टॉपिक है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, जिसमें दिया हुआ है भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। और तीसरा टॉपिक है तीसरे खंड का राष्ट्रीय विकास योजनाएं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका योगदान कितना है निबंध का आपके अंतिम चयन में। कई साथी होते हैं जिनका जीएस का प्रश्न पत्र बहुत अच्छा होता है और हिंदी का प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव वाला होता है, उसमें भी वो 55 प्लस आ रहे होते हैं। लेकिन हिंदी की वजह से, हिंदी परंपरागत वाला है, 100 में उसमें 70 तक ही रह गए, या ये वाला जो निबंध का पेपर है इसमें वो 65-70 तक ही रह गए, तो फिर अंतिम चयन नहीं हो पाता है। क्योंकि आप मान के चलिए अगर आप उसमें 70 से नीचे रह गए तो आपका अंतिम चयन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा होना। और इसमें अगर आप 80 से नीचे रह गए या 78 से नीचे रह गए निबंध वाले प्रश्न पत्र में, तब भी आपका चयन जो है वो रुक जाएगा। और निबंध वाले प्रश्न पत्र में अंकों की विविधता बहुत होती है, मतलब किसी को, मतलब कोई पैमाना नहीं होता है। हमने कई लोगों के मुंह से सुना कि ऐसा नहीं होता है कि बहुत अच्छा लिख कर आए कभी और उसमें मुझे 65 ही अंक मिले, और किसी ने बहुत अच्छा प्रेजेंट नहीं किया, या हो सकता है आपको लगता है उसने प्रेजेंट नहीं किया, उसने वहाँ पर किया हो, उसको 80 अंक मिल गया। तो ये विविधता देखने को मिलती है। कई साथियों ने इसकी शिकायत की, हमसे बताया भी, तो हम भी पहले थोड़ा डरे हुए थे कि निबंध में कैसे क्या अंक मिलेंगे। लेकिन आरओ 17 मेंस में जब अच्छे अंक मिले तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि आरओ 16 में अच्छे अंक मिले होंगे, और मुझे मिले भी। इसी कारण मेरा प्रथम स्थान मुझे प्राप्त हुआ था समीक्षा अधिकारी 2016 में। तो अब आगे चलते हैं कि कैसे निबंध लिखें। इसकी टॉपिक पर मैंने एक पुस्तक है, इस पर नोट कर लिया है सारे बिंदुओं को, जिससे कोई बिंदु ऐसा न हो जो हम आपसे बताने को भूल जाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं। निबंध होता क्या है। निबंध में ये बना हुआ है शब्द नि धन बंध से। नि का एक उपसर्ग है और बंध का मतलब होता है बंधन। नि उपसर्ग जहाँ पर लग जाता है वहाँ पर वो भाव देता है रहित का। रहित का अर्थ मतलब जहाँ पर अभाव हो किसी वस्तु का। तो नि बंध अर्थात बंधन से रहित, बंधन का अभाव। तो निबंध हिंदी की वह उत्कृष्टम विधा है, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। जितनी भी विधाएं हैं उसमें ये निबंध जो है वो हिंदी की सबसे अच्छी विधा मानी जाती है। ये बंधन से रहित होती है, अर्थात आप हिंदी को, निबंध को आप कभी सीमाओं में नहीं बांध सकते हैं। उसके किसी भी आयाम को, मतलब उसके जो सारे पैरामीटर होते हैं, किसी भी एंगल से उसको आप सीमित नहीं कर सकते हैं, कि आप उसके किसी भी पहलू को छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आपको बताएं जो हिंदी की अन्य विधाएं होती हैं, जैसे कहानी हो गई, प्रहसन, उपन्यास, रेखा चित्र, आत्मकथा, ये सब हिंदी की विधाएं हैं। इसमें सब में क्या होता है, बाध्यताएं होती हैं, अर्थात मतलब उसमें बंधन होता है। हर विधा का एक अपना स्वरूप होता है। जैसे आप देख लीजिए, अगर कहानी है तो कहानी में छुटपुट हास्य कथनों को छोड़कर बहुत ज़्यादा उसमें हास्य कथन नहीं होते हैं, हास्य कथनों की प्रधानता नहीं होती है कहानी में। आप देखेंगे अगर छुटपुट थोड़े बहुत तो आपको हास्य कथन बीच बीच में मिल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर देखेंगे आप प्रहसन, तो प्रहसन का जो मूल बेस होता है, मूल आधार होता है, वही हास्यप्रद होता है। तो प्रहसन जो है उसमें हास्यप्रद कथन आपको बहुत अधिक मिलेंगे, तो वहाँ पर उसको सीमित कर सकते हैं कि ये हास्यप्रद कथन इसमें अवश्य होंगे। लेकिन हिंदी एक ऐसा ये निबंध एक ऐसी विधा है जिसको आप सीमित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इसको निबंध को हिंदी की उत्कृष्टतम विधा कहा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। इसके बाद प्रश्न उठता है कि इन सभी विधाओं में सिर्फ परीक्षा में केवल निबंध ही लिखने को क्यों आता है। क्योंकि इसको शामिल करने के पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि कोई और ऐसी विधा नहीं थी जिसको आप लिख देते तो आप परीक्षक जो है आपके अंदर के भाव जान लेता। सिर्फ निबंध ही ऐसी विधा है जो आप 500-600 शब्द में, जैसे इसमें आरओ में 600 शब्द का होता है, पीसीएस में 700 शब्द का होता है, जब आप लिखेंगे तो वो परीक्षक जो होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो इतने शब्दों में ही आपकी समझ शक्ति, आप कितना सोचते हैं, आपकी सोच शक्ति वो कितनी व्यापक है या संकुचित है, ये भी। इसके अलावा आपकी भाषा, आपकी शैली, आपकी लेखन शैली क्या है, आपको कितना ज्ञान है। और वास्तव में ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, यहाँ पर ज्ञान का प्रस्तुतिकरण बहुत महत्वपूर्ण रखता है। आपने ज्ञान को किस तरीके से प्रस्तुत किया, और उन शब्दों का मतलब जो डिमांड है निबंध की, निबंध के शब्दों को अच्छे से देखिए आप कि निबंध में क्या उसमें कहा जा रहा है।
कहीं मतलब हमारा जो निबंध पूरा है 600 शब्दों का, वो उस शब्द के जो उनकी डिमांड है उसके इर्द गिर्द होना चाहिए, उसके केंद्र बिंदु से बहुत इधर उधर हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ पूछा कुछ और गया था निबंध में, प्रारंभ में तो हमने जब लिखना प्रारंभ किया तब उसके आसपास चलते रहे और बाद में आते आते भटकाव मूल बिंदु से बहुत अलग हो गए और अंत में आते आते निबंध जो है हमारा दूसरे विषय पर हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रस्तुतिकरण आपके ज्ञान का है। उसके बाद फिर आपने निबंध को कितने बहुआयामी तरीके से प्रेजेंट किया है ये मैटर करता है। आपने किसी एंगल को छोड़ तो नहीं दिया है, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण जो है वो कितना विस्तृत है, आप कहीं संकुचित सोच के तो नहीं है। तो परीक्षार्थी जो परीक्षक होता है वो इन 600 शब्दों में ही आप सब कुछ जान लेता है। बहुत साथी कहते हैं हमारे कि 600 शब्दों में क्या कर लेगा, या फिर देखते हैं बोल देते हैं कि परीक्षक जो होता है वो सिर्फ प्रारंभ का प्रस्तावना ही पढ़ता है, बाद में नहीं पढ़ता है। तो हम आपको बता दें कि ये एक भ्रांति है। अगर वो उसने निबंध पढ़ना प्रारंभ किया और उसको उसमें रुचिकर लगा, आपके अंदर ये क्षमता हुई, आपने उसको विवश कर दिया आगे पढ़ने के लिए, आपने इतना अच्छा फ्लो बना दिया, इतना अच्छा कनेक्ट कर दिया एक दूसरे से वाक्यों को या पैराग्राफ को, तो वो आगे लगातार पढ़ता जाएगा और कब खो जाएगा पढ़ने में उसको पता ही नहीं चलेगा। और अंत में वो मतलब खुद न चाहकर भी, अगर वो नहीं चाह रहा होगा पढ़ना और फिर भी अंत तक पढ़ता चला गया, तो वो समझ जाएगा कि इसने इतना अच्छा लिखा है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए, और अंत में वो विवश होगा कि आपको अच्छे अंक दे। तो आपको वो लेखन शैली अपने अंदर डेवलप करनी है, आपको अपने अंदर वो चीज़ें, वो गुण जो है वो लाने हैं, अपने निबंध में लाने हैं, उसको सारगर्भित तरीके से प्रेजेंट करना है। ये सब गुण जो है आपको हम आगे बताएंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं कि अब आते हैं निबंध कैसे लिखें। इस बिंदु पर वास्तव में निबंध एक सबसे पहले तो जान लें कि निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें यदि आपको निपुण होना है, यदि मतलब आप चाहते हैं कि आप परफेक्ट हो जाएं, तो या फिर एक अच्छे निबंध लेखक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो एक अपनी आदत में शुमार कर लीजिए कि निबंध को आप नियमित रूप से लिखिए। अगर कोई परीक्षार्थी या हम लोगों से साथी, जो प्रतियोगी साथी हैं हमारे, ये कहे कि हम निबंध का डेटा मेरे माइंड में है और हम बिना लिखे ही परीक्षा के 2 दिन पहले निबंध का डेटा पढ़ के और लिख आएंगे जाके, तो वो अवश्य फेल होगा। ये बिल्कुल लिख कर रख लीजिए, वो निबंध नहीं लिख पाएगा और लिखेगा तो अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। ये बिल्कुल सत्य है। तो बहुत से जो अभ्यर्थी नए साथी हैं उनकी ये भ्रांति हम यहाँ दूर करना चाहते हैं, या फिर जो मेंस पहले दे भी चुके हैं और उन्होंने ये गलतियाँ की हैं, तो आप ये आगे गलतियाँ न दोहराएं। निबंध को कम से कम 30 दिन पहले, 45 दिन पहले अवश्य लिखें और बार बार लिखें। डेली एक निबंध तो अवश्य लिखें, एक टॉपिक का चयन कर लें, उसके बाद निबंध को लिखना प्रारंभ करें। टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी लिखें, हम नहीं कहते कि आप पहला निबंध लिखेंगे और वो बहुत परफेक्ट होगा, उसमें बहुत सारी कमियाँ होंगी, आपकी वर्तनीय दोष होंगे, आपका प्रेजेंटेशन खराब होगा, आपके पैरा कनेक्ट नहीं हो रहे होंगे, तो ये सब गुण अवगुण जो है वो प्रारंभ में होंगे। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये धीरे धीरे करके कब ये निकलते गए आपके मतलब उससे निबंध से, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे ही 15वां 20वां निबंध लिखेंगे आप 15वें 20वें दिन, वैसे आपको लगेगा कि हाँ अब जो है धीरे धीरे परफेक्शन आ गई है। उसके बाद फिर जो मूल गुण हैं उनका समावेशन करना है। तो सबसे पहले तो अपने अंदर के जो डर है कि क्या लिखें, इसमें सबसे पहले इस डर को निकालिए। अगर आलस्य है ये, तो आलस्य जो है वो आपकी सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है, उसको बिल्कुल निकाल दीजिए। निबंध के लिए एक A4 साइज का आप वो ले लीजिए। अब तो खैर बुक भी मिलती है, मॉडर्न बुक डिपो लखनऊ में उपलब्ध है, हम वहीं से लेने चूक जाते थे, तो मुझे वहीं का पता है, इसलिए वहाँ का बताते रहते हैं, कई बार बताया मैंने। तो वहाँ बुक जो है लाइन वाली जैसे आयोग में होती है, प्लेन पेपर होता है, वहाँ पे लाइन नहीं खींची होती हैं, इधर उधर थोड़ा थोड़ी मार्जिन छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आप जो है अपना लिखना प्रारंभ कर दीजिए। वो एक बुक रूप में दे देते हैं, वो मतलब कॉपी रूप में दे देते हैं। वहाँ पर 100 या 120 रुपये की कुछ मिलती है, उसमें 200 पन्ने तक होते हैं। उसमें आप आराम से 25-30 निबंध आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, 30 या 40 तक निबंध आ जाएंगे उसमें। तो इसके बाद फिर आप क्या करेंगे, हाँ ये सब मैंने बता दिया। अब प्रारंभ करते हैं कि निबंध लिखना प्रारंभ कैसे करें, क्योंकि डर सबके अंदर होता है। भाई मैंने बताया कि A4 साइज का, या तो बुक ले लीजिए, कॉपी ले लीजिएगा के जो प्लेन हो, या फिर A4 साइज की एक रिम खरीद लीजिए जिसमें 500 पन्ने होते हैं, उसको खरीद के 3-3 उसके स्टेपल कर लीजिए। आपको अगर प्लेन बुक नहीं कॉपी नहीं मिल रही है कहीं पर, तो ये A4 साइज का रिम पूरी ले लीजिए 500 पन्ने वाली, वही पर्याप्त है। उसको क्या करिए, एक राइटिंग पैड पर लगाइए और उस दिन का, या फिर आप अपने दिमाग में, या फिर कोई करंट का इशू चल रहा हो, जो समसामयिकी के मुद्दे हों, उनका चयन कीजिए। और सबसे पहले ऊपर, बहुत साथी क्या करते हैं, ऊपर निबंध लिखना प्रारंभ कर देते हैं, विषय डालते ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती आपने वहीं पर कर दी। परीक्षक ने आपकी कॉपी उठाई और वहीं पर वो मन उसका आधा खिन्न हो गया, बिल्कुल परेशान हो गया कि लिखा किस पे है, ये विषय लिखा ही नहीं आपने।
सबसे बड़ी गलती आपने वही कर दी, सबसे पहले विषय डालिए कि किस विषय पर लिख रहे हैं, क्योंकि हर खंड में 3 विषय हैं। अब वो पढ़ के आपका विषय डिसाइड करे तो फिर आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना उसका। तो फिर आप ये उसको परेशान मत करिए, परीक्षक का मूड अच्छा रहने दीजिए, क्योंकि अंक वो आपको तभी देगा जब आप उसके मनमाफिक काम करेंगे। तो विषय डाल दीजिए अच्छा सा, मोटा सा, आकर्षक, बिल्कुल। तो आपको उसको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, समझ जाएगा हाँ इस विषय पर लिखा है, पढ़ना प्रारंभ करेगा। इसके बाद आपने विषय चूज कर लिया। आप क्या करते हैं, डेली 1-2 निबंध लिखने की इसकी कला को आप अपने अंदर लाइए। इसके बाद इसमें क्या क्या मूल गुण होते हैं निबंध में, ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रस्तावना लिखते हैं। तो एक तो ये बात होती है कि कई साथी कहते हैं कि हेडिंग डाल के नहीं लिखना चाहिए या हेडिंग डाल के लिखना चाहिए। दोनों ही बिंदुओं पर हम आपको बताएंगे कि मैंने तो इसके पहले पीसीएस मेंस परीक्षा दी, उसमें हेडिंग डालकर लिखा था और उसमें मुझे 150 में 90 अंक प्राप्त हुए थे और बहुत अच्छे अंक नहीं थे। तो मैंने डिसाइड किया था कि अब हम हेडिंग डाल के नहीं लिखेंगे। और ये समीक्षा अधिकारी 2017 जो मेंस था इसमें भी हेडिंग नहीं डाली थी, और आरओ की जो 2016 वाली परीक्षा थी इसमें एक टॉपिक में मैंने हेडिंग डाली थी, साहित्य और समाज में निबंध आया था, उसमें मैंने हेडिंग डाली थी। वो भी हेडिंग बहुत सारी हेडिंग नहीं डाली थी, जो हमको लग रहा था डालनी आवश्यक है वो डाली थी। और आपको बताएंगे हम जब निबंध आपको लेखन शैली आप में डेवलप कराएंगे, उसके निबंध मॉडल निबंध आपको प्रस्तुत करेंगे, हम अपने निबंध दिखाएंगे कि मैंने हेडिंग कहाँ कहाँ पर डाली, और आपका हिंदी का हम रिवीजन भी कराएंगे। तब फिर आपको बताएंगे कि हेडिंग कहाँ पर डालनी है और किस प्रकार के विषय में हेडिंग आपको नहीं डालनी है। ठीक है, ये आप खुद पारंगत हो जाएंगे कि इसमें डालनी है या नहीं डालनी है। चलिए मान लेते हैं कि एक विषय कोई आया, जैसे भारतीय कृषकों की समस्याएं और उनके निदान, इस पर आपको निबंध लिखना है। तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से करेंगे, प्रारंभ में प्रस्तावना में क्या करेंगे, प्राचीन काल का स्वरूप दिखाएंगे कि सीधे सीधे आज से नहीं जोड़ देंगे। सबसे पहले दिखाएंगे कि प्राचीन काल में कृषि का क्या स्वरूप था, वर्तमान में जो स्वरूप है ये ऐसा स्वरूप है, उसके बाद वर्तमान में ऐसा स्वरूप क्यों है। बस ये आपको प्रस्तावना में मुश्किल से 5 या 6 लाइन या 7 लाइन तक लिखनी है, बहुत अधिक नहीं लिखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात और बता दें आपको कि लाइन कैसे डिसाइड करेंगे कि आप कितनी लाइन लिखें या कितने पेज लिखें, क्योंकि निबंध में ये भी एक बहुत भ्रम की स्थिति होती है कि हम सिर्फ 5 पेज लिखें या 6 पेज लिखें, क्योंकि कोई जो है एक पेज में 100 शब्द लिखता है और कोई 120 शब्द लिखता है, ये सबका अलग अलग है। तो आप सबसे पहले एक कॉपी लीजिए, उस पर 2-3 निबंध ऐसे लिख के देखिए, कुछ भी लिखिए, रैंडमली कोई चीज़ लिखिए और डिसाइड कर लीजिए कि आपके एक लाइन में कितने शब्द लिख रहे हैं। उसके बाद फिर ये देखिए कि आपकी जो आदत है, मतलब जानबूझकर मत लिखिए, आपकी जो आदत है वो कितनी है, एक पेज में कितनी लाइनें लिखते हैं आप, और मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। मान लीजिए आप जो है एक लाइन में 10 शब्द लिखते हैं और एक पेज में 10 लाइन लिखते हैं, यानी आपने 100 शब्द लिखे। बहुत से साथी होंगे जो एक लाइन में 9 ही शब्द लिखते होंगे, लेकिन वो एक पेज में उनकी लाइनें 12 हो जाती होंगी। वो भी ऐसे ही आ गए, 12 नाम 108, तो 110 के आसपास वो भी आ गए। तो ऐसे साथियों को बताएंगे कि अपना एक मानक तय कर लीजिए। कुछ होते हैं जो नज़दीक नज़दीक लिखते हैं कुछ साथी, और कुछ साथी होते हैं थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, तो उनके कम शब्द आएंगे, तो वो जो है क्या करें 6 शब्दों में। अच्छा, शब्दों के बारे में आपको बता दें कि बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होना है कि आप वहाँ शब्द गिन रहे हैं बैठ के कि हमारे 500 शब्द हुए, 600 शब्द हुए कि नहीं हुए, क्योंकि अगर आप 560 शब्द लिखेंगे, 570 शब्द लिखेंगे या 600 से थोड़ा ऊपर चले गए, 620 हो गए, 630 हो गए, तो इसका भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तव में 20-30 शब्द तो वास्तव में कोई जान ही नहीं पाएगा कि इसने अधिक लिखा है या कम लिखा है, क्योंकि परीक्षक भी गिनता नहीं है, वो एक मोटा मोटा अनुमान लगा ले जाएगा। बस हाँ, आपने अगर कम लिखा है, बहुत कम लिख दिया है, आपने 500 ही शब्द लिखे हैं या फिर शब्दों को मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया है, 700 शब्द हो गए, तब वो तुरंत आइडिया लगा लेगा, क्योंकि वो कई सालों से परीक्षक कापी चेक कर रहे होते हैं, उनको आइडिया होता है कि कितने में आरओ की कापी में कितना घना लिखते हैं तो कितने पेज में आ जाएगा। तो ऐसा मत करिए, 500 शब्द ना हो, 700 भी ना हो, एक औसत रखिए, 550, 560, 70 ऐसे हो जाएं, और 620-30 तक हो जाए, तब भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर ये मैंने 2 बातें बता दी आपको कि शब्द आप कैसे चयन करें। तो आप अपना देख लीजिए कि एक पेज में कितने शब्द लिख रहे हैं, और उसी हिसाब से आप अपने पृष्ठों की संख्या तय करिए कि 5 में लिखना है या 6 में लिखना है। वैसे 6 पेज अलाट होते हैं, जो पुस्तक मिलती है हम लोगों को वहाँ लिखने के लिए, जो कॉपी मिलती है उसमें 6 पेज अलाट होते हैं। उसमें मैंने 2 निबंध में 5.5 पेज लिखा था, और एक निबंध मैंने पूरा 5 पेज का लिखा था, और हम थोड़ा चिंतित भी थे। हमारा जो है निबंध 110-115 शब्द आते हैं एक पेज में, और मैंने जब वहाँ पर 5 पेज लिखा था तो मुझे लग रहा था 560 के आसपास पहुँच रहा होगा ये, और ऐसा ना हो उसमें मुझे कम अंक मिले। थोड़ा अंतिम रिजल्ट तक आ रहा था, तब तक हम डर रहे थे कि निबंध इसी वजह से कहीं गड़बड़ ना हो जाए, हमारा अंतिम चयन ना हो पाए, लेकिन सब कुछ अच्छा हुआ, उसके अंक मुझे काटे नहीं गए, इसका अर्थ है।
तो आप सब बहुत इसके बारे में बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सब अपना डिसाइड कर लिए कि एक पेज में कितने शब्द होते हैं, उसी हिसाब से अपने पेजों की संख्या डिसाइड करें। इसके बाद क्या करते हैं, प्रस्तावना वाला आपका हो गया। प्रस्तावना में हेडिंग बिल्कुल नहीं डालनी है, किसी कीमत पर नहीं डालनी, किसी भी टॉपिक में, चाहे साहित्य समाज हो चाहे कोई हो, प्रस्तावना हेडिंग आपकी बिल्कुल नज़र ना आए परीक्षक को उसमें, आप ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर क्या करना है, भारतीय कृषि का प्राचीन स्वरूप आपको लिखना है कि प्राचीन स्वरूप क्या था। प्राचीन स्वरूप मतलब पहले कैसे कृषि होती थी और पहले कृषि का क्या योगदान था, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, हमारे समाज में कृषकों की स्थिति क्या थी, या मतलब उनके बारे में कोई अगर आपको पंक्ति याद हो तो वो लिख दीजिए। उत्तम के खेती, मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी, भीख निदान, ऐसे करके मैंने लिखा था कृषि वाले में। तो इससे आपको उनको लगेगा कि साहित्य पर भी अच्छी इसकी पकड़ है और इसका दृष्टिकोण भी बहुत अच्छा है। वर्तमान स्वरूप क्या है, जैसे वर्तमान में कृषि की दयनीय हालत है, ये जो आंदोलन हो रहे हैं, या कृषि की जो ऐसी हालत है वो क्यों है, या सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब आपको नहीं दिखाना है, खाली इसमें आपको प्राचीन स्वरूप और वर्तमान स्वरूप दिखाना है। इसके बाद फिर चूंकि टॉपिक हमारा क्या था, भारतीय कृषकों की समस्याएं, तो अब क्या करना है, अगली बार अगले उस पर जाना है भारतीय कृषकों की प्रमुख समस्याओं पे। उनको आपको बताना है कि कृषकों की क्या क्या समस्याएं हैं। वो उसमें आप लिख सकते हैं कि कृषि पर निर्भरता, उस पर मानसून पर निर्भरता होती है, ये एक समस्या है, या कम उत्पादकता है। कम उत्पादकता में भी आप हेडिंग डाल सकते हैं, मतलब आपने एक पॉइंट बनाया, उसी में छोटे छोटे पॉइंट बना के बिंदुवार लिख सकते हैं कि अवैज्ञानिक कृषि तकनीक से कृषि किया जाना, या फसल का उचित मूल्य न मिल पाना, या मौसम पर निर्भरता हो गई, कई कारण हैं। उपेक्षा की दृष्टि सरकार की, मतलब बहुत अधिक सरकार अपना एक नज़रिया बहुत अच्छा नहीं है कृषकों के प्रति। और आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि कहीं पर सरकार की बहुत अधिक बुराई नहीं करनी है, विवेचना करनी है। विवेचना और जज में बहुत अंतर होता है, न्यायाधीश नहीं बनना है। कहीं पर आपको ऐसा ना लगे परीक्षक को कि इसने विवेचना छोड़कर न्यायाधीश ही वाला काम प्रारंभ कर दिया, ये जज बन गया। ठीक, तो कहीं पर बहुत अधिक बुराई नहीं करनी है, सिर्फ विवेचना कर उन शब्दों को प्रस्तुत करना है। ठीक है, इसके बाद कृषकों की समस्याएं आपने बता दी कि ये समस्याएं हैं। अब कृषकों की समस्याओं का आपको कारण बताना है कि क्यों है समस्याएं, मतलब क्या किस वजहों से हैं। ठीक है, जो परंपरागत कृषक हैं वो पुश्तैनी कृषक हैं, वो परंपरागत रूप से जो वो हल बैल वाला है वो सिस्टम छोड़ नहीं रहे हैं अभी तक। कई सारे इसमें बिंदु हो सकते हैं समस्याओं के कारण। उसके बाद फिर समस्याओं पर सरकार आगे, चूँकि हमारे निबंध के विषय में था कि उनके निदान क्या है, तो आपको अगला जो टॉपिक, अगला पैरा जो बनेगा वो बनेगा कि समस्याओं पर सरकार द्वारा क्या निदान किए गया, क्या उपाय किए गए। तो आप बता सकते हैं कि सरकार द्वारा ये उपाय किए गए, उसमें कोई अगर अधिनियम आया हो या सरकार ने कोई स्कीम लॉन्च की हो, वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। मतलब दोनों तरफ से चलना है, फैक्ट भी आपके में हो। निबंध में ये नहीं होता है कि सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट डाल दिए, निबंध में ये भी नहीं होता है कि एक भी फैक्ट नहीं डाला, बिल्कुल बैलेंस रखा जाता है कि फैक्ट भी थोड़े हों, थोड़ी मतलब विवेचना भी हो, सब कुछ। ठीक, आगे क्या, इसके बाद फिर आपने बता दिया कि समस्याओं पर सरकार द्वारा क्या क्या उपाय किए गए। इसके बाद इन उपायों में क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं आईं, मतलब क्या ऐसा रह गया कि ये उपाय अपने जो लक्षित उद्देश्य हैं, किसानों की आय बढ़ाना, या फिर किसानों को जो विमुख हो रहे हैं, कृषि से मजदूरी की तरफ जा रहे हैं, उससे उनको पुनः कृषि की तरफ जोड़ना, तो इन पे क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, वो सब आपको लिखनी है। इसके बाद, और ये सारे पैराग्राफ जो लिखने हैं, ये सब सारे पैराग्राफ मान के चलो 60-70 शब्द में लिखने हैं। 60-70 शब्द का मतलब है 7 या 8 लाइन में। ठीक, और उसके बाद टोटल आपके पैराग्राफ होंगे 8, 7 या 8। 7 या 8 में 2 तो वो रख लीजिए, प्रस्तावना और उपसंहार वाले। उपसंहार की भी हेडिंग नहीं डालनी है। तो 7 या 8 में 2 वो हो गए, और बीच में 5 पैराग्राफ होंगे। 5 पैराग्राफ जो होंगे वो आपके मूल विषय से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, तो ये एक लिखने का तरीका हो गया। मैंने आपको बता दिया कि कितने पैराग्राफ में लिखना है। कोई पैराग्राफ बहुत अधिक लंबा नहीं करना है कि आपने कोई पैराग्राफ 14 लाइन का कर दिया और अगला पैराग्राफ 3 ही लाइन का बचा, तो ये भी डिस्पेरेंसी दिखाएगा कि बहुत अंतर हो गया, इसको प्रेजेंट करने का तरीका ही नहीं पता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद आप परीक्षा हाल में आप जाएँ तो कैसे निबंध लिखना प्रारंभ करें, हम आपको ये बताते हैं। सबसे पहले क्या करिए कि आपको प्रश्न पत्र जैसे ही मिले वैसे ही बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, रिलैक्स होकर बिल्कुल क्या करिए, प्रश्न पत्र में सारे निबंध देखिए कि 9 निबंध कौन कौन से हैं, और आपको एक ना एक निबंध आपको पहले बता देंगे हम आपको। जो ये विषय हैं इसमें जैसे कृषि एवं व्यापार है, ये वाला कहाँ गया, ये कृषि एवं व्यापार, ये वाला विषय, इसमें जो कृषि की समस्याएं हैं, इस प्रकार से ये निबंध हमेशा आते रहते हैं। हम आपको टॉपिक बहुत जो हमेशा परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं वो हम बता देंगे।
धीरे धीरे करके चूँकि हम टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने का हमारा एक व्यू है ये कि अभी हमारी चूँकि ज्वाइनिंग होनी है, और ज्वाइनिंग के बाद ये डिपेंड करता है कि समय कितना मिलता है हमको। अगर हमको पर्याप्त समय मिल गया तो हम टेस्ट सीरीज चलाएँगे और देखेंगे। अगर कोई टीम बन जाती है तो हम इसको सोचेंगे कि एक पेड टेस्ट सीरीज चला दें, और उसमें ये होगा कि ये पेड इसलिए करेंगे क्योंकि जो टीम बनाएंगे उसमें जो मेंबर्स होंगे उनको, चूँकि सारा काम हम नहीं देख सकते क्योंकि हम इतना समय अधिक नहीं होगा मेरे पास, और उसमें जो आपके लेटर्स होंगे उसमें हम दोनों चीज़ शामिल करेंगे, जो निबंध होगा और जो हिंदी परंपरागत वाला 100 अंक वाला होगा। इसमें जो पत्रों की एडिटिंग है या फिर निबंध की एडिटिंग है, उसको प्रेजेंट करना है, ग्रुप देखना है या आपके साथ वार्तालाप करना है, ये सब जो है वो टीम देखेगी। और आपके जो निबंध होंगे या और पत्र होंगे या और भी प्रश्न पत्र जो टेस्ट होंगे वो चेक करने का काम हम अपना स्वयं का रखेंगे। तो फिर उनको सबको पारिश्रमिक, जो टीम होगी उसको पारिश्रमिक देने के हिसाब से जो पेड ग्रुप होगा उसका मूल्य उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। तो लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कर सकते आपको कि हम चलाएंगे ही, क्योंकि हम जैसे बताया मैंने पहले कि ये सब टाइम पर निर्भर करता है कि मुझे टाइम कितना मिलता है। तो इसके बारे में आपको, लेकिन आप ये ज़रूर करें कि कोई ना कोई एक टेस्ट सीरीज अवश्य ज्वाइन कर लें, जिससे आप जिसको भेज सकते हों कि वो लोग टेस्ट आपके चेक करते हों, आपकी कमियां बताते हों, क्योंकि धीरे धीरे कमियां आप अपने आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत अधिक समय लग जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उनको आप टेस्ट भेज देते हैं, वो चिन्हित करके भेज देते हैं, अच्छी टीम है उनके पास, तब तो बहुत अच्छा रहेगा कि वो जो है आपकी कमियों को बता देंगे, तो आपको सीधे सीधे कमियाँ सही करने का सीधा अवसर मिलेगा। चलिए, तो आप, मैं बता रहा था कि परीक्षा हाल में निबंध कैसे लिखते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप निबंध आप तीनों सेलेक्ट कर लीजिए, और तीनों सेलेक्ट निबंध करते समय आप जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। आपका 5 मिनट लग रहा है तो लगने दीजिए। कहीं पर भी आपके अंदर मतलब बाद में ये आपको पछतावा ना हो कि ये निबंध यार हमने गलत चूज कर लिया और इसके हमारे पास फैक्ट ज़्यादा नहीं है, इसके बारे में हम नहीं लिख पाएंगे। आपको अगर लग रहा हो आप 500, 600, 700 शब्द लिख पाएंगे, तभी आप निबंध चूज करें। वो ऐसा कोई निबंध बिल्कुल गलती से भी न चूज करें। अगर आपके पास विकल्प है तो ऐसा निबंध न चूज करें जिसके बारे में आप नहीं लिख पाएंगे, और आधा निबंध लिख के फिर आपके पास शब्द खत्म हो गए, उसके तथ्य खत्म हो गए, आप कहानी लिख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। तीनों निबंध बहुत अच्छे से चूज करें। इसके बाद क्या करें, इसके बाद इनकी रूपरेखा प्रारंभ के 20-25 मिनट में बना लें। आप कैसे बनाएंगे ये बताते हैं। पीछे एक सबसे लास्ट में रफ वर्क के लिए एक पेज दिया होता है, उस पर तीनों निबंध की रूपरेखा एक साथ बनाएं। यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत अच्छे से गौर से सुनिए मेरी बात। निबंध को तीनों की रूपरेखा एक साथ बनानी है। तीनों निबंधों की जो आपने टॉपिक चूज किए हैं उनकी तीनों की रूपरेखा एक साथ बनाइए। मतलब पहला निबंध की रूपरेखा बनाइए, उसमें क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, बहुत शार्ट में लिखना है उसको। बहुत पूरा पूरा नहीं लिखना है कि ये भी लिखेंगे लाइन, ये भी लाइन लिखेंगे, नहीं। उसके बारे में एक शब्द लिख लीजिए, आपको याद आ जाए, मतलब आपके दिमाग में क्लिक कर जाए कि हाँ ये शब्द लिखना है, इसको बढ़ा के हम इसको 7-8 लाइन में इसी शब्द के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो निबंध जो आप रूपरेखा लिख रहे होंगे पीछे बहुत शार्ट करके लिखेंगे। उसमें आप बीच में 1-2 कोटेशन डाल सकते हैं। कोई कविता या जो इस प्रकार की पंक्ति है जो प्रासंगिक है उस निबंध से, तो वो आप वहाँ पर इनपुट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। याद रखिएगा कि 1-2 से अधिक उसमें निबंध, उसमें लाइनें या पंक्तियाँ ना हो कि पूरे निबंध में पंक्तियाँ दिख रही हों, कहीं के उदाहरण दिख रहे हों, तो ऐसा ना हो। 1 या 2 अधिकतम बस। इसके बाद फिर हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और, आप लोग ये कभी मत करिएगा कि निबंध का एक निबंध लिख लिया और उसके बाद लाओ अच्छा ये रूपरेखा इसकी तैयार हो गई और ये निबंध पहले निपटा दें। ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि एक निबंध आपने उसकी रूपरेखा लिख ली, मानते हैं कि आपने ये किया, ठीक, आपने निबंध की रूपरेखा लिख ली और निबंध लिखने चले गए उधर। उसके बाद आपने सारे तथ्य निबंध बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, आपने रूपरेखा लिख रखी होगी तो बहुत अच्छे से लिखेंगे ही, सारे बिंदु जो भी थे समाहित करते गए। और उसके बाद फिर आपका दिमाग इतना उसी निबंध में इतना रम बस गया कि आपके पास दूसरे निबंध के तथ्य या उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि उसकी रूपरेखा हम क्या लिखें या फिर इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये गलती मत करिएगा। सबसे पहले क्या करिए, तीनों निबंधों की रूपरेखाएं पीछे लिख लीजिए, तब लिखना प्रारंभ कीजिए। आप रूपरेखा लिख रहे होंगे, आपको हो सकता है कि हर रूपरेखा में 10 मिनट लग रहा हो, लेकिन आप जब घर में प्रैक्टिस करेंगे रूपरेखा बना के लिखने की, तब आपको 7 या 8 मिनट लगेगा एक निबंध की रूपरेखा बनाने में, कुल 25 मिनट। यानी 5 मिनट आपने निबंध चूज करने में लगा दिए, 25 मिनट आपके हो गए रूपरेखा बनाने में, यानी आधा घंटा आपका समय चला गया। अब यहाँ पर एक और स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्या, आपने आधे घंटे बाद अपनी नज़र घुमाई इधर उधर, सब निबंध लिखने जुटे हुए हैं, आपने देखा कि पड़ोसी जो है वो एक निबंध निपटा गया, लगभग लिख डाला इसने पूरा। अब जो है पैनिक हो गए कि यार इसने तो पूरा लिख डाला, हमने तो कुछ शुरू ही नहीं किया।
तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल नहीं सोचना है कि उसने लिख डाला, इन्होंने लिख डाला, कुछ नहीं। जिन्होंने ऐसा किया होगा उन्होंने रूपरेखा नहीं बनाई होगी और निबंध में वो कहानी लिख रहे होंगे ज़रूर ज़रूर। और अंक कैसे पाएंगे वो आपको पता होगा। जो कोई कहानी लिखता है उसको निबंध में अंक नहीं मिलते हैं अच्छे, जो एक सही सीक्वेंस वे में प्रेजेंट करते हैं अंक उन्हीं को मिलते हैं अच्छे। ठीक है, तो यही जो मैंने बताया कि पहले रूपरेखा बनाइए, इसके बाद लिखना प्रारंभ करिए। अगर कहीं बीच में आपके पास कोई ऐसा आता है, कोई फैक्ट ऐसा होता है कि आपने किसी के मतलब मान लीजिए कृषकों की समस्याएं बतानी थी और आपने कृषकों की समस्याएं पूरा वो वाला टॉपिक लिख डाला है, वो पैरा आपका ओवर हो चुका है। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ आप लिख रहे हैं वो समस्याओं पर सरकार द्वारा किए गए उपाय लिख रहे हैं और कोई एक समस्या याद आ गई आपके, तो वहाँ पर अगर कुछ जगह है तभी आप मेंशन करिए, नहीं तो ज़बरदस्ती आप वहाँ पर डालने का प्रयास मत करिए। या ये भी मत करिए कि आप समस्याओं पर सरकार के उपाय में कृषि की समस्याएं डाल दी, ये भी नहीं कि मतलब उसको लगे ना कि ये पहले वाले में भी समस्याएं बता रहा था, इस पैराग्राफ में भी समस्याएं बता रहा है, इसमें थोड़े सरकार के उपाय बताए हैं फिर समस्याएं बताने लगा है। तो मतलब खिचड़ी नहीं करनी है, जिस पैराग्राफ में समस्याएं बतानी है उसमें कृषकों की समस्याएं ही बतानी है, जिसमें सरकार द्वारा उपाय बताने हैं उसमें सरकार द्वारा किए गए उपाय पूरे पैराग्राफ में बताएं। हाँ, ये कर सकते हैं कि अगला पैराग्राफ भी उन्हीं के उपायों से हो सकता है, या कृषकों की समस्याएं बहुत अधिक हैं तो 2-3 पैरा में हो सकती हैं वो, या अलग अलग टॉपिक की हैं, अलग अलग विषय की हैं तो 2-3 पैराग्राफ में हो सकती हैं, वो छोटे छोटे बना सकते हैं हम उनको। या फिर इसके बाद जो है उन उपायों पर क्रियान्वयन में बाधाएं या इस प्रकार से हो सकता है तो आप वो पैराग्राफ उसका चल सकता है। तो ये हमने बताया आपको कि ऐसे करेंगे आप जब, तो आपका पहला निबंध जो है वो 45 मिनट में 45-50 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। यानी आपके पास जो है वही 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटा 20 मिनट के आसपास पहला निबंध पूरा हो गया। अब आपके पास बचा 1 घंटा 40 मिनट। अब 1 घंटा 40 मिनट में आपको जो है 2 निबंध लिखने हैं। तो आपके पास जब निबंध पहला लिख चुकेंगे तब आपके पास थोड़ा शब्दों का भंडार होगा, आपके पास शब्द प्रवाह होगा। आपने चूंकि निबंध लिखे हैं, रूपरेखा बनी रखी है आपकी दूसरे की भी और दूसरे निबंध की भी, ठीक है, तो आप दूसरा निबंध लिखेंगे, बहुत अच्छे लिख डालेंगे। और आपको हम बिल्कुल अपने ऊपर आजमाया हुआ अनुभव हम बता दें कि जब आप तीसरा निबंध लिख रहे होंगे तब आप तीसरा निबंध जो है मुश्किल से उसको लिखने में 35 से 40 मिनट लगता है, क्योंकि आपके पास दिमाग में इतने विचार आ चुके होंगे 2 निबंध लिखने के बाद, आपका विचार प्रवाह इतना अच्छा हो चुका होगा कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि कहाँ से शब्द लाएं क्या। आपको जैसे ही रूपरेखा पर नजर डाली, अच्छा इस बिंदु पे लिखना है, बस तुरंत लिख डाला। इसके बाद इसमें क्या हमने लिखा था, समस्याएं क्या थी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने बाद में सोचा कि 2 निबंध लिख के अब तीसरे की रूपरेखा बनाएं, अब अगर आप तीसरे को बनाएंगे तो अब 2 निबंध की जो मैटर आपके दिमाग में चल रहा था, जो विचार प्रवाह था 2 निबंधों का, वो खिचड़ी कर देगा तीसरे निबंध को, आप नहीं अच्छे से लिख पाएंगे। तो मेरे अनुभवों को मत आप मानिए, आप खुद करके ऐसा देखिए कि मेरे साथ हुआ है और सबके साथ होता है, क्योंकि सबका दिमाग लगभग एक ही तरीके से सोचता है और ये विचार प्रवाह जो होते हैं सबके दिमाग में आते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये मैंने बता दिया कि कैसे निबंध आपको लिखना है, कि क्या क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण परीक्षा में अंक अच्छे नहीं मिलते हैं। अब आते हैं निबंध के मूल बिंदु क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए जो मैंने किया निबंध में अच्छे अंक मेरे आए, इसके कई बिंदु हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले निबंध में नए नए शब्दों का प्रयोग करिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किए जो प्रभावशाली हों। प्रभावशाली शब्दों का अर्थ है कि आप ये कहाँ से लाएंगे, ये लाएंगे आप अपने शब्दकोश से। शब्दकोश कहाँ से बढ़ेगा आपका, आप नई नई पुस्तकें पढ़िए, हिंदी साहित्य की पुस्तकें पढ़िए, संपादकीय वाला जो न्यूज़पेपर वाला पेपर होता है, जो समाचार पत्र का संपादकीय पेज होता है उसको पढ़िए, उसमें लेख छपे होते हैं, उसमें कई सारे आपको शब्द मिल जाएंगे। जब आप धीरे धीरे करके उनको पढ़ेंगे तो आपकी भाषा शैली, नए शब्द, ये सब आप में धीरे धीरे सुधार होता जाएगा। इसके बाद दूसरी जो निबंध का मूल बिंदु है वो है कि निबंध में क्रमबद्धता अवश्य होनी चाहिए। जब परीक्षक पढ़ रहा हो तो वो पढ़ते पढ़ते मतलब खो जाए, उसको लगे कि आधा निबंध कब पढ़ गया वो उसको पता ही नहीं चला। जब परीक्षक आपकी उत्तर पुस्तिका का अंकन कर रहा हो तो उसे पढ़ते समय कहीं पर ये नहीं लगना चाहिए कि एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जुड़ाव का अभाव हो, या मतलब कि वो जो एक पैरा है दूसरे पैराग्राफ से कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसे ये ना लगे कि यहाँ पर कोई अच्छा वाक्य अगर रख दिया गया होता तो वो दोनों प्रस्तरों को जोड़ सकता था। मतलब आपने वो वाक्य नहीं लिखा है, उसको ये लगना नहीं चाहिए। आप वो वाक्य लिखिए जो वाक्य एक पैरा को दूसरे पैरा से कनेक्ट करता हो। जहाँ से पहले पैरा की बात आपने ख़त्म की हो वहीं से कनेक्ट करते हुए दूसरे पैराग्राफ की बात आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, ये आपके अंदर कला जो है धीरे धीरे निबंध लिखेंगे तब आएगी, और ये आप अवश्य करिए क्योंकि ये एक निबंध का
आवश्यक अंग होता है। इसके बाद आपका जो भाषा का स्तर हो वो मानक होना चाहिए। कहीं पर आप उसमें प्रयास कीजिए कि उर्दू, अंग्रेजी या देशज विदेशज इस प्रकार के शब्द ना प्रयोग करें, क्योंकि निबंध आप हिंदी का लिख रहे हैं। हाँ, कभी कभार पूरे निबंध में 1 या 2 शब्द अगर ऐसे हो जाते हैं जो उर्दू के हैं या अंग्रेजी के हैं, आपने लिख दिए, तो उसमें बहुत परेशान होने की बात नहीं है, लिखे जा सकते हैं 1 या 2, बहुत अधिक नहीं। ठीक है, इतनी आपको छूट है केवल। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। निबंध में कौन विषय पहले प्रस्तुत करना है, कौन सा टॉपिक, या आपने मालूम हुआ समस्याएं बताई नहीं कृषकों की और समस्याओं पर सरकार द्वारा किए गए उपाय बताने लग गए, तो आपने यहाँ पर क्रमबद्धता जो है तोड़ दी, प्रस्तुतिकरण गलत कर दिया। आप जो है पहले प्रस्तुतिकरण सीखिए कि पहले क्या प्रस्तुत करना है। समस्याएं पूछी गई हैं, आप समस्याएं पहले प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद समस्या पर सरकार द्वारा उपाय, उसके बाद फिर सरकार द्वारा जो उपाय किए गए उसमें क्या क्या बाधाएं आई, उनके क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं आई। तब आप ये नहीं करिए कि पहले सरकार द्वारा उपाय किए, फिर क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं आई और बाद में हम लिख रहे हैं कि ये समस्याएं भी हैं। तो मतलब क्या समस्याएं बाद में हैं? नहीं, समस्याएं पहले हैं, क्योंकि समस्याएं ही मूल विषय ही था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस क्रम में किसी मुद्दे पर सबसे पहले क्या है, निदान पहले ही दे रहे हैं, और ये ना करें कि उसकी समस्याएं बाद में लिख रहे हैं। ठीक है, मैंने जो निबंध में कई सारे साथी हमने देखा कि वो बताते रहते हैं कि निबंध में हाईलाइट करना आवश्यक होता है, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा लगता था कि निबंध में हाईलाइट करेंगे तो आपकी कापी गंदी लगेगी, और सुलेख जो है वो आपका अच्छा लेख होना चाहिए, क्योंकि ये एक अच्छा प्रभाव डालता है। और हाईलाइट करने से, मेरा अपना विचार है, हो सकता है हाईलाइट करने से अच्छे अंक मिलते हों या हमसे अच्छे अंक साथियों ने पाए हों हाईलाइट करने के बाद, लेकिन 85 अंक बहुत ख़राब अंक नहीं है और बिना हाईलाइट किए मैंने प्राप्त किए हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भी हाईलाइट मत करिए, क्योंकि हाईलाइट करने से कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जो पढ़ने वाला होगा, निबंध आपने अच्छे से प्रस्तुत किया होगा तो अवश्य पढ़ लेगा वो। ठीक है, हाईलाइट करने से थोड़ा गंदापन आने लगता है उसमें, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया था और ये मेरा खुद का अपना डिसीजन था। इसके बाद आपको जैसा पहले मैंने बताया था कि प्रारंभ या मध्य में, अगर हो सके तो प्रारंभ में ही, जैसे मैंने 3 निबंध लिखे थे और तीनों में ही प्रारंभ में ही एक में एक उद्धरण लिखा था समाज और साहित्य वाले में, और बाकी 2 में जो है कविताएं 2 लिखी थी, एक आदम गोडवी की थी और एक और कोई कविता थी, निबंध मुझे नहीं याद आ रहा है इस टाइम। तो उसमें कौन कौन 2 कविताएं लिखी थी और एक में जो है उद्धरण था। ये स्टार्टिंग में लिख दिया था, जो मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो निबंध के भाव से, जो उसका मूल भाव है उससे मेल खाता हो, तभी डालें। और ध्यान रखें कि इसका ऐसा ना हो कि आपने ज़बरदस्ती डाला उसमें, मतलब आपने जो लाइन लिखी हैं वो निबंध से प्रासंगिक नहीं है, उनका कोई डालने का औचित्य ही नहीं है और फिर भी आपने लिखा है, तो फिर इसका एक गलत अर्थ जाता है उसके ऊपर। तो ऐसी लाइनें मत डालिए आप लोग। तो इसके लिए क्या कीजिए, हर निबंध के हर टॉपिक के कई सारी जो ये पंक्तियाँ हैं, गीत हैं, कविताएँ हैं, ये आप याद कर लीजिए कि कृषकों की समस्याएँ आएंगी तो हम क्या लिखेंगे, या जो पुराने कवि हैं, आपको मतलब उनका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है जब कोई हिंदी का ही, जो निबंध की कॉपी जो है वो हिंदी का ही टीचर चेक करता है, वहाँ पर कोई विषय विशेषज्ञ मतलब नहीं होते हैं, हिंदी का ही विशेषज्ञ होता है जो आपकी कॉपी चेक करता है, या वहाँ विज्ञान का या फिर उसका नहीं, किसी विषय का टीचर नहीं आता है, तो वो हिंदी पढ़ रहा होता है, उसको हिंदी कई सालों का अनुभव है हिंदी का, तो वो आदम गोडवी और या जो पुराने कवि हैं उनकी जो अच्छी अच्छी लाइनें हैं उनका उसको ज्ञान होता है। तो आप अगर वहाँ प्रेजेंट कर देंगे तो उसको लगेगा जैसे कोई बिछड़ा साथी मिल गया हो, अरे वाह क्या अच्छी बात लिख दी इसने। ठीक है, तो आप अगर प्रेजेंट करेंगे तो वो आप उसने उसकी दिल जीत लिया बिल्कुल, और आपको वो अच्छे अंक देगा कि हाँ अच्छी बात लिखी, प्रासंगिक है, अच्छा इसने स्टार्ट किया, आगे आप कनेक्ट भी करेंगे तो उसका अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन इसमें 1 या 2 से अधिक नहीं लिखना है, आपको मैंने बताया हर निबंध में 1 या 2, प्रयास कीजिए 1 ही रखिए। इसके बाद निबंध में आप शब्दों में वर्तनी दोष बिल्कुल ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है कि आप अगर आपने वर्तनी दोष की तो क्या करता है परीक्षक उसमें गोला बनाते हुए चलता है, और जितने गोले बने होंगे उतने अंक फिर काट लेगा वो। ठीक है, तो इसका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है परीक्षक पर कि इनको शुद्ध वर्तनी ही नहीं आती है, भाषा का ही अच्छा ज्ञान नहीं है, तो फिर आपको नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके अंक स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे। इसके बाद आपका लेख जो है, मैंने बताया था लेख आपका बहुत अच्छा हो, यदि ऊपर के बिंदु जो हमने बताए वो सब आपने बहुत अच्छे से कर दिया और लेख भी आपका बहुत अच्छा है, तब तो फिर आपका सोने का सुहागा हो गया सोने पर। ठीक है, प्रस्तावना कौन कौन से बताए हमने ऊपर टॉपिक, कौन कौन सी बिंदु बताए जो निबंध के मूल बिंदु होते हैं। प्रस्तावना हो गई, आपने अच्छे से लिखी, क्रमबद्धता भी है, आपने एक क्रमबद्धता भी है, कनेक्ट भी किया है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को। उसके बाद आपकी भाषा भी बहुत अच्छी है, भाषा का अर्थ है मतलब बहुत ज़्यादा विदेशी या ऐसे शब्द नहीं है, बहुत प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग किया है आपने। आपकी भाषा का स्तर जो है वो मानक स्तर है,
भाषा का मतलब बहुत मतलब गिरा हुआ स्तर नहीं लगना चाहिए कि भाषा देसी भाषा प्रयोग कर दी है, इस प्रकार से नहीं हो। शैली भी आपकी बहुत अच्छी है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण है, वर्तनी भी आपका अच्छा है। और इस ऐसे में अगर आपका लेख बहुत अच्छा हो गया तो लेख तो एक तो पढ़ने में उसको मदद करेगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा होगा तो उसको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी। तो ये परीक्षक के मस्तिष्क पर एक अच्छा प्रभाव डालता है और इससे वशीभूत होकर परीक्षक क्या करेगा, आपको अच्छे अंक देने के लिए विवश हो जाएगा। और सबसे अंत में क्या है, उपसंहार में सदैव एक सकारात्मक नजरिया को डालते हुए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है। कहीं पर ऐसी कोई भाषा या आपकी कोई शैली न प्रयोग करें जिससे आपके परीक्षक को लगे कि इसका कैरेक्टर जो इसका व्यक्तित्व है ये नकारात्मक है या इस व्यक्ति के अंदर नकारात्मकता बहुत अधिक है। उपसंहार में भी नकारात्मकता है। उपसंहार में जो है हमेशा सकारात्मकता होनी चाहिए। आपको उसमें दिखा सकते हैं कि ये कमियां भले रही हों लेकिन भविष्य में ये जो भी स्कीम है या जो भी कृषकों की समस्याएं हैं इनका सही से अगर निराकरण किया जाएगा तो ये समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी और भारत जो है फिर एक कृषि प्रधान देश कहलाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है समस्याओं को गौण रूप में रखिए और संभावनाओं को प्रधान रूप में दिखाना है। आप एक सकारात्मक नोट पर आप एंड करेंगे। इसके बाद निबंध के लिए आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं, प्री के बाद आप मुख्य परीक्षा की एक अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और जैसे कि मैंने बताया समय मिला तो मैं स्वयं एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ करूंगा और नियमित रूप से अपना निबंध लिखकर वहाँ प्रेषित करते रहें उनको, चाहे व्हाट्सएप पे हो चाहे टेलीग्राम पे हो, और उनसे चेक कराते रहें। वैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप में चेक करके और फिर वापस करना अच्छा रहता है, मैंने भी ज्वाइन किया था। तो व्हाट्सएप सबसे अच्छा माध्यम है जहाँ से आप निबंध लिख के और भेज सकते हैं और फिर वापस में आपको मिल सकता है। इसके बाद तथ्यों वापस में मतलब चेक करके वो लोग आपको रिटर्न कर देंगे, बता देंगे कि ये गलतियाँ हैं। इसके बाद तथ्यों के लिए आप संपादकीय पढ़ें, अपने शब्दकोश के लिए, अपनी भाषा का सुधार करने के लिए और अपने शैली जो है उसमें उन्नति लाने के लिए आप संपादकीय जो समाचार पत्र का होता है उसके लिए कोई एक समाचार पत्र आप चयनित कर लीजिए। मैंने दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण दोनों समाचार पत्र ले रहे थे हम, लेकिन बाद में हमको लग रहा था कि हम पढ़ नहीं पा रहे तो हमने दैनिक जागरण बंद कर दिया था और मैंने दैनिक भास्कर को ही फॉलो किया। उसका संपादकीय बहुत अच्छा होता है, वो मैंने पढ़ा और वहाँ से अपने नोट्स बनाए, उनकी कटिंग बना बना के रख ली थी कई सारी हमने। इससे आपके शब्दकोश पर और भाषा शैली पर बताया मैंने कि पकड़ मजबूत हो जाएगी। इसके बाद घटना चक्र की निबंध की एक पुस्तक आती है जो मेंस एग्जाम से पहले आती है। इसमें वो लोग क्या करते हैं, समसामयिकी के जो मुद्दे होते हैं वो आप उसमें समाहित कर देते हैं। उसमें लिखे होते हैं कि कौन कौन से करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं या कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर आप निबंध लिख सकते हैं। तो आपको निबंध के टॉपिक के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, आप टॉपिक सीधे सीधे वहीं से चयनित कर सकते हैं। या फिर आपका जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है वो लोग अनुभवी होंगे, वो आपको बता देंगे कि कौन कौन से टॉपिक पे निबंध संभावित है या आ सकता है, या कौन कौन से परंपरागत टॉपिक हैं जिन पे निबंध लगातार आता ही रहता है। और उस टॉपिक से जुड़े हुए तथ्य जो हैं वो गूगल से या कोई एक प्रामाणिक पुस्तक है उससे जुड़ी हुई है, जैसे सामाजिक समस्याओं की राम आहूजा की पुस्तक है, वहाँ से आप फैक्ट दे सकते हैं। दहेज प्रथा के कौन कौन से एक्ट बने, ये सब फैक्ट आप चूँकि उस पर निबंध में डालेंगे, या बाल शोषण से कौन कौन से एक्ट बने, विधवा पुनर्विवाह से कौन कौन से एक्ट बने या कब कब बने, या इनके संबंध में कौन सी स्कीम आई, ये सब आप तथ्य जो है गूगल से लें और इनके निबंध के चूँकि फैक्ट को आप एक कॉपी पर लिखते जाएं कि कौन से निबंध के किस विषय के कौन कौन से फैक्ट हैं या अधिनियम हैं, ये सब आप लिखेंगे। तो इस संबंध में आपको सारी बातें हमने बता दी हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। और जल्दी ही, चूँकि अभी आपको पता है कि हम यहाँ अपने नगर पंचायत में आए हुए हैं, लखनऊ में हर जगह कोविड-19 महामारी फैली हुई थी। अब तो खैर धीरे धीरे हमारी सरकार ने बहुत अच्छा उस पर नियंत्रण किया है और परिस्थितियाँ बहुत तेज़ी से सामान्य हो रही हैं। तो हमारे नोट्स और इसकी जो पत्र वाला सेक्शन है जिसमें पत्र और सारणी रूप और सारांश वाला, ये सब मेरे लिखे हुए नोट्स जो हैं लखनऊ में ही रखे हैं। तो जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पर आप शायद एक निबंध, मॉडल निबंध मेरे पास पड़ा है, वो हम आज या कल में डाल देंगे आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो जैसे हम लखनऊ जाते हैं आपके साथ पूरी टेस्ट सीरीज प्रारंभ करते हैं, या समय देख के जैसा कुछ होता है बताते हैं। आप लोग टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।